हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अब तक 15 वर्ग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे। अब 16 वर्ग के भी बता दिए थे। 17 वर्ग और 18 वर्ग के रह गए हैं। 15 वर्ग और 16 वर्ग में बी ब्लॉक में महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 17 वर्ग और 18 वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न पी ब्लॉक के। तो प्रिय विद्यार्थियों, कॉपी पेन तैयार कीजिए और लिखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब तक 1 से 7 तक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपने लिख लिए होंगे और इनको याद भी कर लिया होगा। तो चलिए 17 वर्ग हैलोजन वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न लिखो। आप कॉपी लाएं। 17 वर्ग हैलोजन वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न में लिखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से भी अधिक होती है क्यों? फ्लोरीन से भी अधिक होती है क्यों? फ्लोरीन से भी अधिक होती है क्यों? दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्लोरीन गैस के निर्माण की डीकन विधि, क्लोरीन गैस के निर्माण की डीकन विधि, क्लोरीन गैस के निर्माण की डीकन विधि। देखना मेरा चेहरा पूरा है। क्लोरीन गैस के निर्माण की डीकन विधि, क्लोरीन गैस के निर्माण की डीकन विधि। तीसरा क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमोनिया के आधिक्य के साथ, अमोनिया के आधिक्य के साथ, अमोनिया के आधिक्य के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया, अमोनिया के आधिक्य के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया। तो देखो, अमोनिया के आधिक्य के साथ अगर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनेगी। ठीक है। और दूसरा प्रश्न लिखो नीचे, क्लोरीन गैस के आधिक्य के साथ, क्लोरीन गैस के आधिक्य के साथ अमोनिया की अभिक्रिया, क्लोरीन गैस के आधिक्य के साथ अमोनिया गैस की अभिक्रिया, क्लोरीन गैस के आधिक्य के साथ अमोनिया गैस की अभिक्रिया। अगर क्लोरीन गैस के आधिक्य के साथ अमोनिया गैस की अभिक्रिया कराएंगे तो इससे विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट लिखो, तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा, तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा, तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा, तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया, तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया। और दूसरा लिखिए, सांद्र एवं गर्म कास्टिक सोडा की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया, सांद्र एवं गर्म कास्टिक सोडा की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया। ठीक है। तो अब देखिए, तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इससे NaCl और जल तो बनेगा, नमक और जल तो बनेगा ही, पर महत्वपूर्ण उत्पाद इसमें बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, NaOCl। क्या बनता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, NaOCl बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तनु व ठंडे कास्टिक सोडा की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें महत्वपूर्ण उत्पाद बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl, और नमक और जल तो बनेगा ही।
दूसरा है गरम व सांद्र NaOH की कास्टिक सोडा की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया, तो इसमें भी नमक और जल बनेगा, पर इसमें महत्वपूर्ण जो उत्पाद बनेगा वो है सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम क्लोरेट NaClO3 सोडियम क्लोरेट बनेगा, NaClO3 सोडियम क्लोरेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोरेट बनेगा, महत्वपूर्ण उत्पाद इसमें NaClO3। ओके भैया, इसके बाद लिखिए अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक की क्या परिभाषा है? भिन्न भिन्न हैलोजन परमाणु आपस में अभिक्रिया करके जो द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जो द्विअंगी यौगिक बनाते हैं उन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। इस अंतर हैलोजन यौगिक का एक्सप्लेन करना है आपको। 4 प्रकार के होते हैं, XX-, XX-3, XX-5, XX-7, क्योंकि हैलोजन की ऑक्सीजन अवस्था +1, +3, +5, +7 तक होती है। तो 4 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं और चारों में यहाँ पहले XX- में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखो ICl की क्रियाशीलता Cl2 से अधिक होती है, क्यों? लिखो ICl की क्रियाशीलता Cl2 से अधिक होती है, क्यों? ICl की क्रियाशीलता Cl2 से अधिक होती है, क्यों? ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका मुख्य आंसर क्या रहेगा? ICl की क्रियाशीलता Cl2 से इसलिए अधिक होती है कि ICl में भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु हैं और भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं से बने यौगिक क्या होते हैं? ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? ICl भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं उनसे बने हुए जो यौगिक हैं वो ज्यादा क्रियाशील होंगे। ठीक है, क्योंकि धनायन ऋणायन बनाएगा। हाँ, एक और लिखिए ClF3, BrCl3, ClF3, BrCl3, ClF3, BrCl3 की ClF3, BrCl3 की VSEPR सिद्धांत के द्वारा व्याख्या, यानी VSEPR सिद्धांत क्या है? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत। VSEPR सिद्धांत के द्वारा व्याख्या करनी है। ClF3 की आकृति कैसी होती है? विकृत T होती है। कैसी होती है? विकृत T होती है। और BrCl3 की आकृति कैसी होती है? इसकी भी विकृत T होती है। ठीक है, और sp3d संकट होता है, sp3d संकट होता है और विकृत T आकृति होती है। वो क्यों होती है? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण। ठीक है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होते हैं, उनके कारण उसकी आकृति विकृत हो जाती है। अगर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इसकी आकृति sp3d संकट के अनुसार त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाती। क्या हो जाती? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाती। ओके, आ रहा है समझ में? तो ये तो है। एक और टॉपिक लिख लो, क्लोरीन के चारों ऑक्सो अम्ल। क्लोरीन के चारों ऑक्सो अम्ल, क्लोरीन के चारों ऑक्सो अम्ल। क्लोरीन के चारों ऑक्सो अम्ल कौन सा है? एक तो HOCl है, HOCl। कौन सा है? HOCl। एक तो HOCl है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? HClO2, और तीसरा कौन सा है? HClO3, और चौथा कौन सा है? HClO4। ये चारों ऑक्सो अम्ल है क्लोरीन के, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। चारों ऑक्सो अम्ल है। चारों की संरचना और बना लेना। क्या बना लेना? इसकी संरचना तो ऐसी होगी HOCl, और HClO2 की कैसी संरचना होगी? HOCl और डबल बॉन्ड O, और HClO3 की कैसी होगी? HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और HClO4 की कैसी होगी? HOCl ऐसे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे इनकी संरचना होगी। तो संरचना
पूछी जाती हैं। क्लोरीन के चारों ऑक्सो अम्लों की संरचना इंपोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे 17 वर्ग में से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा 17 वर्ग में से। लिखिए, क्या कारण है फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य हैलोजन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, इनका आंसर आपको क्या लिखना है कि देखो, फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणता के कारण केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य हैलोजनों में क्या है, D कक्षक उपस्थित होता है, जिसके कारण उनमें अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे उनमें संकरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप वह +1, +3, +5, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, ये आंसर इसका बुक में आंसर लिख रखा है। इसके बाद 18 वर्ग लिखिए। 18 वर्ग यानी उत्कृष्ट गैस। 18 वर्ग यानी उत्कृष्ट गैस। 18 वर्ग यानी उत्कृष्ट गैस के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं, ये लिखिए। रेडियम के विघटन से प्राप्त उत्पाद लिखो। रेडियम के विघटन से प्राप्त उत्पाद, आपको पता है कि रेडियम का विघटन होगा तो रेडॉन और हीलियम बनेगा। क्या बनेगा? रेडॉन और हीलियम। ठीक है, रेडॉन और हीलियम बनेगा रेडॉन के विघटन से। रेडियम के विघटन से महत्वपूर्ण उत्पाद कौन कौन से प्राप्त होते हैं? रेडॉन और हीलियम। आपको पता होगा कि रेडियोधर्मी विघटन अभिक्रियाएं सभी कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती हैं। रेडियोधर्मी विघटन अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती हैं, सबको मालूम है ना? हाँ, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक कम होते हैं। लिखो, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक कम होते हैं क्यों? उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक कम होते हैं क्यों? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक इसलिए कम होते हैं क्योंकि इनका पहले से ही अष्टक पूर्ण होता है, और अष्टक पूर्ण होने से ये अन्य गैसों से या खुद की गैसों से दुर्बल वान डर वाल्स आकर्षण बल से जुड़ी होती है। उत्कृष्ट गैसों का अष्टक पूर्ण होने से दुर्बल वान डर वाल्स आकर्षण बल से जुड़ी होती है, जिससे दुर्बल वान डर वाल्स आकर्षण बल से जुड़ी होने के कारण ये मतलब बहुत कम ताप पर ही उबल जाती हैं। ठीक है, ये रीजन है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, जीनोन के महत्वपूर्ण यौगिक। जीनोन के महत्वपूर्ण यौगिक जैसे जीनोन के महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं? जीनोन के महत्वपूर्ण यौगिक XeF2 कौन कौन से हैं? देखो, XeF2, 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 XeF4, XeF6, XeO3, XeOF4। ठीक है, ये जीनोन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF4। इनमें संकरण बताना है, संकरण व ज्यामिति। क्या बताना है? संकरण व ज्यामिति। क्या क्या किसमें संकरण है और क्या क्या इसकी ज्यामिति है।
तो देखेंगे, बात करते हैं XeF2 की। XeF2 में संकट है sp3d और रेखीय ज्यामिति है। क्या है? ठीक है। और XeF4 में sp3d2 संकट है और ज्यामिति वर्गाकार समतली है। कैसी है? वर्गाकार समतली। और XeF6 में देखेंगे, यहाँ XeF6 में तो यहाँ पर sp3d3 संकट है, sp3d3 संकट है। और sp3d3 संकट के अलावा इसमें ज्यामिति देखेंगे तो विकृत अष्टफलकीय है। कैसी है? विकृत अष्टफलकीय। कैसी ज्यामिति है? विकृत अष्टफलकीय है। XeO3 में बिल्कुल अमोनिया की तरह पिरामिडीय ज्यामिति है और इसमें sp3 संकट है। अमोनिया की तरह पिरामिडीय आकृति है, विस्फोटक पदार्थ है, ये विस्फोटक ठोस पदार्थ है। XeO3 क्या है? विस्फोटक ठोस पदार्थ। और XeOF4 में देखेंगे तो वर्गाकार पिरामिडीय ज्यामिति है, वर्गाकार पिरामिडीय। और sp3d2 संकट है। कौन सा संकट है? sp3d2 संकट है। XeOF4 में sp3d2 संकट है। एक बार इनको याद कर लो, मैं बोल रहा हूं कि XeF2 में sp3d संकट रेखीय ज्यामिति, XeF4 में sp3d2 संकट वर्गाकार समतलीय ज्यामिति, XeF6 में sp3d3 संकट विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति, XeO3 में पिरामिडीय ज्यामिति है, विस्फोटक ठोस पदार्थ है और sp3 संकट है। ठीक है, पिरामिडीय ज्यामिति होती है। और XeOF4 में sp3d2 संकट है और वर्गाकार पिरामिडीय ज्यामिति है। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन और लिखिए इसमें, XeF2 कॉमा XeF4 कॉमा XeF6 के जलपटन पर प्राप्त उत्पाद, इनके जलपटन पर क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो बेटा देखो, XeF2 का जलपटन कराएंगे तो जीनोन प्राप्त होगा, HF प्राप्त होगा और O2। XeF2 का अगर जलपटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? जीनोन प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? HF प्राप्त होगा और O2। क्या क्या प्राप्त होगा XeF2 के जलपटन पर? जीनोन और HF और O2, जीनोन HF और O2 प्राप्त होगा। आ रहा है समझ में? याद कर लो इनको, XeF2 के जलपटन पर जीनोन प्राप्त होगी और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है भैया। ऐसे ही XeF4 के जलपटन पर क्या प्राप्त होगा? XeF4 के जलपटन पर बताओ, XeF4 के जलपटन पर क्या प्राप्त होगा? XeF4 के जलपटन पर जीनोन प्राप्त होगा, जीनोन और जीनोन ट्राइऑक्साइड XeO3, जीनोन ट्राइऑक्साइड XeO3, HF भी प्राप्त होगा और O2 भी प्राप्त होगा। ठीक है, XeF4 के जलपटन पर जीनोन ट्राइऑक्साइड, HF यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और O2 ये प्राप्त होंगे। XeF6 के जलपटन पर क्या प्राप्त होगा? XeF6 के जलपटन पर क्या प्राप्त होगा बताइए भाई। XeF6 के जलपटन पर जीनोन ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जीनोन ट्राइऑक्साइड और HF। क्या प्राप्त होगा? जीनोन ट्राइऑक्साइड और HF प्राप्त होगा केवल। ओके, जीनोन ट्राइऑक्साइड और HF प्राप्त होगा XeF6 के जलपटन पर। अब बात करते हैं कि XeF6 का आंशिक जलपटन कराएंगे। एक और क्वेश्चन लिखो, XeF6 का आंशिक जलपघटन, XeF6 का आंशिक जलपघटन कराने पर क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे?
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो XCF6 का आंशिक जलापटन कराएंगे तो बच्चों क्या प्राप्त होगा? एक तो प्राप्त होगा XCOF4। क्या प्राप्त होगा? जल के एक अणु के साथ अभिक्रिया होगी तो XCOF4 प्राप्त होगा और 2HF प्राप्त होगा। ऐसे XCOF4 का नाम जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और XCF6 का आंशिक जलापटन दो जल अणुओं के साथ कराएंगे। ये आंशिक जलापटन है। क्या है? आंशिक जलापटन है, जल के दो अणुओं के द्वारा कराएंगे तो XCO2F2 और 4HF प्राप्त होंगे। XCO2F2 यानी जीनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, ये दोनों ही आंशिक जलापटन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखिए हीलियम। हीलियम का MRI, NMR में उपयोग। हीलियम का आपको पता है MRI और NMR में उपयोग करते हैं हीलियम गैस का। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, और ये NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इनमें दोनों में हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा 1 नंबर का स्किल पावर का कि MRI चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब में कौन सी उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। और ये आपको पता है समुद्री गोताखोर भी इसका उपयोग करती है। ठीक है, और उद्यान पार्क में बल्ब जो जलते हैं उसमें कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ठीक है, इस प्रश्न को आप जवाब देना, लिख लो। उद्यान पार्क तथा ग्रीन हाउस प्रभाव वाले घर में बल्बों में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये आपको कमेंट में भेजना है इसका जवाब। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आपको ये सिद्ध करना है कि XCF6 का जलापटन रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, क्यों? XCF6 का जलापटन रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, क्यों? XCF6 का जलापटन रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, क्यों? देखो, XCF6 का जलापटन कराएंगे तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया इसलिए नहीं है कि आप जो उत्पाद प्राप्त करेंगे उनमें भी जीनोन की ऑक्सीजन अवस्था +6 होगी और XCF6 में भी ऑक्सीजन अवस्था +6 है, तो इसलिए यहाँ ऑक्सीजन अवस्था चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए XCF6 का जलापटन रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ओके, मैंने आपको P ब्लॉक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको बता दिए। इससे पहले भी मैंने लाइव क्लास में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। लाइव क्लास भले ही धुंधली क्लास हो, लेकिन मेरी आवाज़ सुन करके उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख करके याद जरूर कर लेना। ये प्रश्न मील का पत्थर साबित होंगे आपके लिए। इनको आप याद कर लेंगे कंठस्थ, तो शायद इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 1/4 का भी मेरा एक कमिटमेंट है। तो देखिए, ये आपका P ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में D एंड F ब्लॉक और उप संयोजक यौगिकों के लिए आपको महत्वपूर्ण वीडियो कल डालूंगा। ठीक है, तो आप कल 7 बजे भैया जो ऑफलाइन विद्यार्थी पढ़ रहे हो अतरौली में 7 बजे आ जाएं। ठीक है, और बड़े मोरी में 8 बजे आ जाएं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्लास है, फ्री क्लासेस है। ओके, और इनसे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, जबरदस्त फायदा मिलेगा। ओके, इनको याद करिए। ओके, बाय। ये लेट हो गई थी।